एक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो वेव रही है, उससे बढ़ चढ़ के एक और बड़ी वेव आई बारामूला में, और उस वेव का हम मुकाबला नहीं कर सके। जो वोट मांगे गए, अब बेटा गाड़ी पे खड़े होके वोटरों से ये कहे कि अगर आप मेरे बाप को वोट नहीं दोगे उसको फांसी लगेगी, आप वोट के जरिए मेरे बाप को फांसी से बचा सकते हो, या आपके वोट से मेरा बाप जेल से छुड़ेगा और तिहार का बदला वोट से, आप वोट दो और मेरे बाप को जेल से छुड़वाओ। उसका मुकाबला हम करें तो करें कैसे? मेरे पास तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। मैं वोटरों को क्या कहता कि नहीं जी लगने दो इंजीनियर रशीद साहब को फांसी, आप मुझे वोट दो, या मैं लोगों को क्या ये कहता कि नहीं जी ठीक है बैठने दो उसके बाप को जेल में, छोड़ दो, आप मुझे वोट दो? नहीं था हमारे पास उस सेंटिमेंट का जवाब, और बह गए लोग। अब हमारे अपने पार्टी के, अब मैं किस किस के नाम दूं जो जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनका अगर खुद का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को आया होगा तो गनीमत है, उनके घर के वोट नहीं आए हमें, उनके घर वालों ने तक वोट इंजीनियर को दिए। हाँ वो थर्ड टाइम तो है, लेकिन जिंदगी में पहली बार कोलिशन। अभी तक शायद 3 या 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कभी कोलिशन नहीं। इससे पहले 10 साल मुल्क के वजीर आजम रहे, कोई कोलिशन नहीं। यहाँ तक कि पिछली हुकूमत में जिस तरह एलाइज को बेइज्जत किया गया क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं थी, ये पहली मर्तबा है कि वजीर आजम साहब को कोलिशन चलाना पड़ रहा है। अब इसका मुल्क पे क्या असर होगा, बीजेपी या हुकूमत की कारकर्दगी पे क्या असर होगा, ये देखेंगे हम। लेकिन ये कोई बड़ी कामयाबी बीजेपी का तो है नहीं, बिना एलाइज के वो हुकूमत नहीं बना सकते। और मैं इस बात से हैरान हूं कि ये जो पिछले 5 साल की हुकूमत रही, इसमें बीजेपी ने वो सारा कुछ कर दिया जिसका वो सालों साल से जो है लोगों से वादा करते आए, चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो। लेकिन ये सारा करने के बाद भी लोगों ने उनकी सीटें बढ़ाई नहीं, कम की। जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 300 भी पार नहीं कर सके। जो 370 की बात कर रहे थे उनकी गाड़ी तो 270 पर 270 240 वो 270 भी पार नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं तो जिस तरह हम अपने हार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मतलब उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को भी ये इलेक्शन जो है एक हार के तौर पे तस्लीम करनी चाहिए। इनके का मैं कह नहीं सकता हूँ। हम तो यह उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जो धोखे हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा। पहली बात तो ये कि आप हमें स्टेटहुड रिस्टोर करिए और हमारे असेंबली इलेक्शन कराइए। उसके बाद जो हमें बाकी लड़ाई लड़नी होगी 5 अगस्त 2019 के खिलाफ, वो हम लड़ते रहेंगे। ये अपने आप में कोई मतलब हैरानगी की बात नहीं है कि टेरर अटैक हुआ है, बदकिस्मती से। और ये मैं पहले भी मैंने ये कहा हुआ है, इस हुकूमत के दौरान पिछले 5 साल में ये हमने देखा है कि जिन जिन इलाकों को हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आज़ाद किया था, वहां पे नए सिरे से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। यही हाल पुंछ में, यही हाल रजौरी में, अब ये हाल रियासी में। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अब ये जो नई हमारी हुकूमत दिल्ली में बनी है, क्या ये इससे कुछ सीखेंगे या नहीं? क्योंकि यहाँ हमारे जो हुक्मरान है ये नहीं सीखेंगे। ये जो हमारी एलजी हुकूमत है ये आंखें बंद करके चलते हैं। हालात इन इलाकों में खराब हुए, इन लोगों को जरा से भी फिक्र नहीं हुई। अब अगर नॉर्मल होता तो इस तरह के हमले होते नहीं। ये तो नॉर्मल है नहीं। और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं, ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। हमने तो हमेशा ये कहा कि 370 जो है उसकी वजह से बंदूक यहाँ नहीं आई, क्योंकि ये बीजेपी वाले दावा कर रहे थे कि 370 हटने के बाद बंदूक का जो है यहाँ असर रसूख खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बंदूक जो है ये 370 की वजह से यहाँ नहीं आया।
और 370 के हटने के बाद ये बंदूक खामोश नहीं होगा। इस बंदूक को खामोश करने के लिए एक बातचीत का माहौल बनाना होगा और उस बातचीत के माहौल को तैयार करने में दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। अभी फिलहाल तो हमें किसी भी साइड से कुछ नजर नहीं आ रहा है और इस हुकूमत को अभी बने हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। थोड़ा सा इनको संभलने दीजिए, इन्हें भी वक्त लगेगा दोबारा अपना कारोबार शुरू करने में। फिर देखते हैं आगे कहां तक पहुंचते हैं। ये आपकी नजर में इस गवर्नमेंट को तब्दीलियां लानी पड़ेगी जिसके हिसाब से अभी तक जो जिस तरह लोगों ने सजा दी, लोगों ने तब्दीली मांगी है। अब जिस तरह मंत्रियां बने, तब्दीली उसमें तो कोई खास हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन वोटर ने अगर कुछ पैगाम मोदी साहब को भेजा है, वो ये भेजा है कि आपके ये जो पिछले 5 साल रहे हैं हम इससे खुश नहीं हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपना तौर तरीका बदलें, हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, न सिर्फ कि हम आपकी बात सुनते रहें। बेहतर ये होगा कि अब हुकूमत के तरफ से लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन हम तो चाहेंगे, क्योंकि जब हमारे जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त को जो हुआ, खासकर जब हमें हमारी रियासत छीनी गई, हमें यूटी बनाया गया, हमारे 2 टुकड़े हुए, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू साहब ने बीजेपी का साथ दिया था। जाहिर सी बात है, इलेक्शन के नतीजे अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में, तो लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। लद्दाख में भी बीजेपी को जो है कस के वोटरों ने जो है मारा है, और जम्मू में भी कोई खास बीजेपी का प्रदर्शन कुछ ठीक रहा नहीं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की मदद की थी, लोग उस फैसले से खुश नहीं हैं, और अगर वो हमारे स्टेटहुड और इन चीज़ों को रिस्टोर करने में अब लोगों की मदद करेंगे तो अच्छा होगा। इस इलेक्शन में सबसे बड़ी कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही। अगर आप वोट शेयर के लिहाज से देखें, अगर आप सीट्स, असेंबली सीट्स सेगमेंट्स के लिहाज से देखें, तो सबसे भारी कामयाबी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, इस बात के बावजूद कि नॉर्थ कश्मीर में हमारी हालत काफ़ी पतली रही। अगर ये हम मान के चलें कि असेंबली इलेक्शन में इस तरह का वेव जो है शायद नहीं होगा जिस तरह हमने नॉर्थ कश्मीर में देखा, तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले असेंबली इलेक्शनों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रहेगा। लेकिन हमें वोटरों तक पहुंचना होगा, अपनी बात वोटरों तक पहुंचानी होगी। जहां हमारी कुछ कोताहियां रही हैं, जहां हमारी कुछ कमजोरियां रही हैं, जहां जाती तौर मुझे इस इलेक्शन से सीखने के लिए जो है एक पैगाम बारामूला के लोगों ने दिया है, हमें सीख के जो है और इन चीज़ों को दुरुस्त करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करना चाहिए।